जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत है वो हमने 98 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस वी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 10 फरवरी को पहली पारी में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं भी। अब ये क्वेश्चन देखो भी, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी, प्रक्षेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुरण और नवोद्भिद के रूप में विकसित होने के लिए कौन सी कंडीशन है वो आवश्यक है। सबसे पहली चीज एक समझना, यहाँ पे प्रक्षेपित बीज का मतलब क्या होता है। प्रक्षेपित बीज का मतलब क्या है ये समझना, यानी बीजों का फैलना। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी बीजों का फैलना क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेपित बीज कहलाता है। जैसे ये मान लो भी, ये अपने पास में एक पौधा है, ठीक है, और इस पौधे के बीज इस प्रकार से, ये आपका पौधा है, इस पौधे के बीज लगे हुए हैं और वो बीज है वो हवा के माध्यम से या फिर किसी अन्य जैसे प्राणी है, कोई जीव जंतु, उनके माध्यम से है इनके जो बीज लगे हुए थे, और वो बीज है वो इसके कई तो बीज इसके नीचे आ गए, ठीक है, और कई बीज है वो फैल गए, यानी यहाँ तक है वो इसके बीज है वो यहाँ तक फैल गए। अब इनको क्या करना है, ये तो हो गया प्रक्षेपित, यानी बीज का फैलाव ही क्या कहलाता है, आपका एक प्रकार से प्रक्षेपित बीज कहलाता है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2024 में पूछा गया है भी, प्रक्षेपित बीज के यहाँ पे लाभ क्या क्या है। प्रक्षेपित बीज का लाभ ये है भी, जैसे बीज फैल गए, अब बीज फैल जाएंगे ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा भी, यहाँ पे जो इसका पोषक तत्वों की जो एक प्रकार से पोषक तत्वों के ऊपर जैसे ये बोल सकते हैं भी एक ही जगह होंगे तो यहाँ पे उनमें क्या हो जाएगी, तनातनी हो जाएगी भी एक ही जगह होंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जल के लिए भी, ताप के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनके लिए तनातनी हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कोसेंगे। और ये अगर लंबी दूरी पे फैल जाएंगे तो वहाँ पे उनमें क्या है, पोषक तत्वों की भरमार होगी एक प्रकार से भी, पोषक तत्वों को के लिए एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा इसको, और उसको प्रॉपर है वो जल मिलेगा, प्रॉपर है वो एक प्रकार से वायुमंडल में जो एक प्रकार से अपना एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रूप से प्रत्येक बीज को मिलेगा भी, ये इसका लाभ होता है। अब देखो यहाँ पे उसको क्या करना है, अंकुरण करना है, यानी उगाना है, और एक नवोद्भिद के रूप में एक नया पादप के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो, केवल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से, यहाँ पे केवल है ना, केवल ये आपका एक प्रकार से क्या नेगेटिविटी फैलाता है। क्यों? क्योंकि पौधा जब अंकुरण हो रहा है तो उसको ओनली फॉर प्रकाश ही चाहिए, क्या जल नहीं चाहिए, उर्वरक नहीं चाहिए, एक प्रकार से ताप नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए भी। तो एक प्रकार से सूर्य के प्रकाश में आने से ही पौधा है वो एक प्रकार से क्या है, अंकुरण नहीं होता, उसको अलग भी एक प्रकार से एनवायरनमेंट में हवा भी चाहिए भी, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। जनक पुष्प से भौतिक पृथक्करण, यानी एक प्रकार से जनक, यानी जो ये जनक हो गया, ये आपका क्या है, जनक हो गया, और जनक यानी प्रक्षेपित बीज का मतलब जनक जो आपका पुष्प है उससे पृथक्करण, भौतिक पृथक्करण यानी अलग होना, ये आपका एक प्रकार से बीज बनने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये आपका अंकुरण और नवोद्भिद होने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके लिए केवल बीज को परिबद्ध करने वाले फल का पूर्ण क्षय, यानी केवल बीज को परिबद्ध करने वाले फल का पूर्ण क्षय, एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट होना, एक प्रकार से क्या नवोद्भिद या फिर यहाँ पे अंकुरण नहीं है। यहाँ पे देखना, उपयुक्त पर्यावरणीय कंडीशन की उपस्थिति, यानी पर्यावरण की अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे हवा भी उसको होनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए, ताप भी मिलना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए, उर्वरक भी मिलना चाहिए, ये सारी की सारी जो कंडीशन है वो उनको अंकुरण और नवोद्भिद यानी एक नया पादप बनने में क्या है, सहायता करते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त पर्यावरणीय कंडीशन है वो आपका सही हो जाएगा भी। चीज़ें समझ में आया? आगे देखो भी नेक्स्ट है, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन
भीतर बैठे यात्री आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है। क्यों होता है भी ऐसा? तो यहाँ पे देखना, अपन बात करते हैं न्यूटन की, न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम की। फर्स्ट नियम को अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं भी। जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का गुण क्या होता है? तो जड़त्व का गुण ये होता है भी जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति विराम अवस्था के अंदर है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा भी, और जब कोई गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगा। ठीक है। और जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, और जो बाह्य बल कार्य करेगा उसका क्या करेगा? वो विरोध करेगा। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो हम क्या है? आगे की ओर है, वो क्या है? आगे की ओर अपना भीतर जो बैठे यात्री है वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है भी सीट बेल्ट है वो लगा लो, ताकि क्या है, जब भी ब्रेक लगाएंगे तो आप है वो आगे की तरफ न बढ़े और एक प्रकार से आपको चोट न लगे भी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है। तो वो गाड़ी के अकॉर्डिंग है, वो आपका जो शरीर है वो क्या है? गतिशील अवस्था में है। लेकिन आपने गाड़ी को तो रोक दिया, लेकिन आपका जो शरीर है ना वो क्या करेगा? उस जो बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, उसका विरोध करेगा और वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा भी। ठीक है। तो इसीलिए क्या है भी वो आगे बढ़ने के लिए लगता है। तो यहाँ पे आपके पास में इसमें हो जाएगा कौन सा? ब्रेक यात्रियों पर लगने वाले बल, ब्रेक यात्री पर आगे की ओर बल प्रयुक्त करता है। तो ब्रेक है वो यात्री पर आगे की ओर बल प्रयुक्त नहीं करता भी। उसके बाद में यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण द्वारा आगे की ओर खींचा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लगता है भी, आगे की ओर नहीं लगता। उसके बाद में यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। जड़त्व के नियम के अनुसार अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेंगे, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेंगे भी। कार के भीतर की वायु यात्रियों को आगे की ओर धकेलती है, तो ये तो है ही नहीं भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जड़त्व का जो एक प्रकार से याद रखना, जड़त्व है ना, जड़त्व है ये समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के। ये भी याद रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भी जो द्रव्यमान है उसका, ये जो जड़त्व है एक प्रकार से उसका निर्माण कौन करता है? तो द्रव्यमान करता है। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा भी। ठीक है। और उसके बाद में न्यूटन के फर्स्ट नियम से है वो हमारे पास में क्या आती है? बल की परिभाषा आती है। ये भी याद रखना, बल की परिभाषा है वो उत्पन्न होती है किससे? न्यूटन के फर्स्ट नियम से। और न्यूटन के सेकंड नियम से बल का यहाँ पे फॉर्मूला है वो हमारे पास में आता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी एक प्रबल अमल है, एक प्रबल क्षार है के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सदैव पदार्थ बनते हैं? प्रोडक्ट बताना है। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। देखना यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। जैसे प्रबल अमल की अभिक्रिया, ठीक है, और प्रबल क्षार के साथ में मैं करवा दूँ, प्रबल क्षार के साथ में करवा दूँ तो क्या बनेगा मेरे पास में? उदासीन बनेगा भी। उदासीन यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो उदासीन होगा भी, जिसका पीएच मान है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा भी। उसके बाद में प्रबल अमल है मेरे पास में। प्रबल अमल की जो अभिक्रिया है वो मैं दुर्बल क्षार के साथ में करवा दूं, दुर्बल क्षार के साथ में करवा दूं तो यहाँ पे क्या होगा? प्रबल अमल है, मजबूत अमल है और कमजोर क्षार है। तो यहाँ पे जो आपका माध्य होगा वो कैसा होगा? तो प्रोडक्ट बन के आएगा वो अम्लीय होगा भी। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है? दुर्बल अमल है अब की बार। और यहाँ पे क्या है? प्रबल क्षार है तो क्या होगा? अब की बार मजबूत क्षार है तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्षारीय बनेगा भी। उसके बाद में दुर्बल अमल है आपके पास में, और यहाँ पे दुर्बल ही क्या है आपके पास में? क्षार है, दुर्बल ही क्षार है, दोनों ही कमज़ोर है। तो नो रिएक्शन, क्या रखोगे? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी भी। चीज़ें समझ में आ गया? प्रबल अमल, प्रबल क्षार है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है NaCl का अभिक्रिया है वो मैं किसके साथ में करवा दूँ? NaCl नहीं, H2SO4, ये हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी प्रबल अम्ल ये क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। अभिक्रिया करवा दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में NaCl प्लस में मेरे पास में क्या बन जाएगा? H2O जल बन जाएगा। तो ये क्या है? तो ये आपका लवण बन गया। और ये क्या है आपके पास में? पानी। तो यहाँ पे लवण और जल बनेगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना आप, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी अम्ल की जब अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवा दें? तो ये आपका धातु कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट या फिर
धातु कार्बोनेट के साथ में करवा दें या फिर धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट इसके साथ में करवा दें तो आपके पास में क्या बनेगा, तो आपके पास में लवण बनेगा, लवण, जल और आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ग्रुप डी 2024 के अंदर ही पूछा गया है। और एक आप जब धातु की अपक्रिया है वो किसके साथ में करवा दें, अम्ल के साथ में करवा दें, धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ में करवा दें तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कोई कुल्ली 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक सामान को भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये आपको बताना है। आपको पता है भी कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ये रहा। अब देखो भी यहाँ पे विस्थापन आपको नहीं दे रखा भी, विस्थापन चलो ये मान लेते हैं भी 2 मीटर है, लेकिन आपको यहाँ पे बल नहीं दे रखा भी, बल कहाँ पे है, बल है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। तो आपके पास में कार्य का फॉर्मूला एक ये भी होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय। तो आपके पास में समय ही नहीं है और शक्ति भी नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला कार्य काम नहीं करेगा। एक आपके पास में होता है कार्य बराबर, जिसे अपन क्या लिखते हैं, W बराबर क्या होता है, mg और h। ये होता है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h आपके पास में क्या है, हाइट है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कार्य करेगा। अब देखो भी W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा m कितना है 25 है, इंटू g कितना है 10 है, इंटू h कितना है तो 2 है। तो ये जो 25 2 50, 50 को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 500 जूल आ जाएगा। भी कितना आएगा, 500 जूल। तो आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर ये एक यहाँ पे आपके पास में एक अभिक्रिया दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं CH3CH2OH, यानी ये आपके पास में है एल्कोहल है C2H5OH, ये है एल्कोहल। और एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं को उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्षारीय KMnO4 का, यानी एक प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट का, और यहाँ पे जो एक प्रकार से अम्लीय K2Cr2O7, ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज किया जाता है जो क्या है, अम्लीय होता है, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है भी। लेकिन याद रखना एक चीज़, क्या भी ये आपका KMnO4 है ना, KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4, और एक आपके पास में है K2Cr2O7, ये क्या है, तो ये आपका अम्लीय होता है, ये आपका क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये होता है आपके पास है पोटेशियम। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, तो ये आपका एक प्रकार से ऑक्सीकारक होते हैं भी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लाल दवा कहते हैं भी, लाल दवा, ये लाल दवा होती है भी। और ये क्या है, आपका ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक वह होता है जो आगे वाले को जिसके भी साथ में अपक्रिया करता है उसको क्या कर देता है, एक प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन देना। तो ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार से क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा भी, देने का कार्य करता है। तो ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन देता है। अब देखो भी यहाँ पे C2H5OH है, अब इसको ऑक्सीजन देगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा एक प्रकार से यहाँ पे CH3COOH बन जाएगा भी, CH3 ये बन जाएगा आपके पास में क्या भी, ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा। और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, और यहाँ पे KMnO4 ने पोटेशियम पर मैग्नेट ने क्या किया है, ऑक्सीकारक होता है जो ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, ऑक्सीजन देगा। तो ये तो बन गया एसिटिक अम्ल, ये क्या बन गया आपके पास में, एसिटिक अम्ल बन गया। और प्लस में आपके पास में प्रोडक्ट में क्या, एसिटिक अम्ल और H2O जल बन जाएगा भी। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के अंदर है ना उल्टा पूछा गया था भी, जब क्या है पोटेशियम, ये आपका एक प्रकार से एसिटिक अम्ल को यहाँ पे ये आपका एथेनॉल के अंदर, एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के अंदर है वो अपन इसको क्या कर दे, चेंज कर दे, या फिर इसे एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते भी, एथेनोइक
एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे भी। एथेनोइक अम्ल को क्या करते हैं, एथेनॉल में जब चेंज करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है भी, एथेनोइक अम्ल के अंदर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे आने पे ऑक्सीजन 1 होगी। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया भी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे आते ही हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपका एक प्रकार से ऑक्सीजन की कमी होना, अपचयन, ऑक्सीजन की कमी होना, अपचयन। तो जब एथेनोइक अम्ल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो वो अपचयन विधि है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 हो गए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये आपका एक प्रकार से ऑक्सीकरण है भी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे ये ऑक्सीकारक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। चीज़ें समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी एथेनोइक अम्ल है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भी। अब देखो भाई प्रोपेनोन, यहाँ पे क्या है, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है भी, ओन है ना ये पीछे, प्रोपेनोन ओन है, ये एल है, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ओन यानी यहाँ पे क्या है, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है भी। ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो याद रखना, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है वो जुड़ा होता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, और कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, और आपका एल्कोहल है उसका जो एक प्रकार से अनुलग्न होता है वो ओल होता है, ओल, एल्कोहल का क्या होता है, ओल होता है भी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, समूह होता है, उसका होता है ओइक अम्ल होता है भी। चीज़ें समझ में आ गया। आगे देखूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने भी, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में 2 अलग अलग वैशिष्ट्यों के डीएनए के संयोग का क्या लाभ है भी। लैंगिक जनन करेगा तो उसमें नर होगा एक तो, और एक मादा होगी, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इनका डीएनए और इनका डीएनए मिलेंगे, दोनों के अलग अलग डीएनए है भी, इनके भी डीएनए अलग है, इसका भी डीएनए अलग है, और दोनों के डीएनए मिलकर के क्या करेगा, संतति का निर्माण करेगा भी। संतति का निर्माण करे तो इस संतति के अंदर है वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से विविधता उत्पन्न होगी। विविधता यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं वेरिएशन उत्पन्न होंगे, जो क्या है भी पर्यावरण के अंदर है वो लंबे समय तक है वो जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाएंगे उसको। अब देखो भी यह प्रक्रिया, यह जनन प्रक्रिया को तीव्र करता है, नहीं भी जनन प्रक्रिया को तीव्र नहीं करता। ये एक प्रकार से क्या होता है, लैंगिक जनन होता है ना, अपने आप में क्या होता है भी, लैंगिक जनन अपने आप में टाइम के अकॉर्डिंग है वो क्या है, स्लो है। लैंगिक जो आपका जनन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, धीरे होता है, इसमें समय लगता है भी। लेकिन अलैंगिक जनन होता है ना, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, तो उसमें समय नहीं लगता भी। उसके बाद में यह विशेषीकृत जननांगों की आवश्यकता को कम करता है। विशेषीकृत का मतलब होता है भी एक प्रकार से अलग प्रकार के जो जननांग होते हैं उसकी आवश्यकता को कम करता है, तो उसकी आवश्यकता को कम नहीं करता भी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यह डीएनए प्रतिलिपियन में त्रुटियों को समाप्त करता है, नहीं भी यहाँ पे प्रतिलिपियों के अंदर वो त्रुटियां आएगी, यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे एक प्रकार से त्रुटियां आएगी भी, ये त्रुटियों को संभावित करता है, एक प्रकार से आएगी, ये चीज़ है। यह समष्टि के भीतर आनुवंशिक विभेद को बढ़ाता है भी, ये समष्टि के भीतर है वो आनुवंशिक विभेद या फिर विविधता, आनुवंशिक विभेद या फिर विविधता को, वेरिएशन को क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि वो क्या है पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहे भी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भार का असाई मात्रक है, ये आपको बताना है। जूल है वो किसका मात्रक है, याद रखना, कार्य का भी मात्रक जूल होता है भी, और आपके पास में ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, निम्नलिखित में से किनके एक प्रकार से मात्रक है वो समान होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक वो जूल होता है, समान होता है। किलोग्राम है ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है भी, ये किसका है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। और द्रव्यमान क्या है, तो ये आपका एक मूल राशि है भी, द्रव्यमान है वो क्या है, मूल राशि है, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। न्यूटन है ये आपका भार का भी मात्रक अपन बोल सकते हैं, न्यूटन है वो आपका बल का भी मात्रक होता है, बल का भी मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है। प्रणोद का मात्रक भी, ये भी याद रखना, प्रणोद है उसका भी मात्रक क्या होता है, ये असाई मात्रक है वो न्यूटन होता है। क्योंकि प्रणोद क्या है, प्रणोद है वो एक प्रकार से किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल होता है भी, ये याद रखना। तो किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल है, किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल क्या होता है, प्रणोद होता है। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपन ये क्या बोल सकते हैं, प्रणोद एक बल ही है, तो यहाँ पे इसका भी मात्रक न्यूटन हो जाएगा।
पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल है वो आपका एक प्रकार से ये हो जाएगा दाब का मात्रक। दाब का जो मात्रक है वो किसका हो जाएगा? पास्कल का हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल है। और यहाँ पे पास्कल को अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दाब का जो मात्रक है ना, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रणोद बटा आपके पास में क्या आ जाएगा? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटे क्षेत्रफल है वो दाब का फॉर्मूला होता है। प्रणोद क्या था? एक प्रकार से मैंने अभी बताया, किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल है तो प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति ये मीटर स्क्वायर होता है भी। क्षेत्रफल का मात्रक है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर में पास्कल लिख सकते हैं भी। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर में पास्कल लिख सकते हैं। और आपको पता है भी एक एटीएम बराबर, एक एटीएम यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये एक प्रकार से वायुमंडल में एक प्रकार से टेम्परेचर मापने की, दाब मापने की इकाई है एटीएम, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके पास में क्या होता है? तो ये एक एटीएम बराबर कितना होता है? तो एक एटीएम बराबर अगर मैं पास्कल की बात करता हूँ तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और 9th क्लास की साइंस एनसीईआरटी के अंदर वो नीचे वाला जो अंशिया है ना उसके अंदर दे रखा है आपको 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है एक एटीएम बराबर। तो यहाँ पे आपको बाहर का असाई मात्रक पूछा, तो बाहर का असाई मात्रक न्यूटन ही हो जाएगा भाई। ये सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बाहर का फॉर्मूला भी लिख लो भी आप। बाहर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है W बराबर वेट बराबर होता है mg। ये बाहर का फॉर्मूला होता है। m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। बाहर है वो चेंज होता रहता है भी, ठीक है। चंद्रमा पे भार अलग होगा, पृथ्वी पे भार अलग होता है, अलग अलग ध्रुवों पे अलग अलग भार होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान है वो चेंज होता रहता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हो तो उसके अंदर मैंने एक ट्रिक लिखा रखी है सूक्ष्म पोषक तत्वों की और वर्ध पोषक तत्वों की। सूक्ष्म का मतलब हो गया भी जिसकी आवश्यकता पौधे को कम है, और वर्ध का मतलब हो गया भी जिसकी आवश्यकता पौधे को ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक आपके पास में नाम सुना होगा जैसे NPK। ये क्या है? तो ये आपका एक प्रकार से क्रांतिक तत्व है भी। ये क्या है? क्रांतिक तत्व कहते हैं इसे। क्रांतिक तत्व यानी पौधे के अंदर अगर NPK की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, अगर इन 3 तत्वों की अगर कमी आ जाती है तो पौधा है वो वहीं पे मर जाएगा भी, यानी इसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गया? अब देखो भी, यहाँ पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले है वो सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्वों का ट्रिक है फिर कल मनमोहन की जिंदगी। फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई। फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई, ये है। अब इसमें देखो भी, फिर से आप क्या बना दो? फिर से है वो आप फ्लोरीन बना दो भी, फिर से फ्लोरीन बन जाएगा। और फिर से है वो आपका एक प्रकार से फेरिक यानी लोहा भी बन जाएगा भी। कल से आप क्लोरीन बना दो भी, ठीक है। मन से आप मैग्नीज बना दो, मैग्नीज, और एक होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज Mn होता है भी। और मोहन से मोलिब्डेनम, ठीक है। और उसके बाद में जिंदगी से जिंक बना दो भी, जिंदगी से जिंक बना दो। बस से आप बोरोन बना दो भी, ठीक है। और के से आपके पास में क्या बन जाएगा? पोटेशियम। के से पोटेशियम, पोटेशियम क्रांतिक तत्व अभी नहीं, इसमें नहीं आएगा। बस के नीचे से निकल बन जाएगा भी, नीचे से है वो आप निकल बना दो भी। और उसके बाद में कुचल से है वो आप कॉपर बना दो, कुचल से आप कॉपर बना दो भी। तो ये आपके पास में क्या है? तो ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है। फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई, तो ये फ्लोरीन है, लोहा हो जाएगा। उसके बाद में क्लोरीन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंदगी है यानी जिंक है, बोरोन है, निकल है, और ये आपके पास में कॉपर हो जाएगा भी। तो यहाँ पे देखो भी कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीज दे रखा है ना इसने, ये मैग्नीज रहा। तो इसमें आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं वृद्ध पोषक तत्वों की। वृद्ध पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी आवश्यकता है वो पौधे को ज़्यादा होती है। तो चतुर्सिंह ओझा ने, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? चतुर्सिंह ओझा ने पर्वत से कब मांगा कैल्शियम? पर्वत से कब मांगा
कब मांगा कैल्शियम, कैल्शियम ये हो जाएगा। अब देखो चतुर से है वो आप कार्बन बना दो भी, चतुर से कार्बन बना दो, सिंह से है वो आप हाइड्रोजन बना दो भी, ओजा से आप ऑक्सीजन बना दो, ने से आप नाइट्रोजन बना दो, पर्वत से आप फास्फोरस बना दो, से आप सल्फर बना दो, कब से आप पोटेशियम बना दो, और मांगा से आप मैग्नीशियम बना दो, और कैल्शियम का कैल्शियम ही रहेगा भी। ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके वो वर्धमात्रिक तत्व है, यानी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो इसकी आवश्यकता होती है पौधे को। चीज़ें समझ में आ गई, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कतें नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि इस लंबाई L, यानी इस लंबाई L अनुप्रस्थ काट A और प्रतिरोधकता रो ये इस प्रकार से है भी, ठीक है, और वाले एक तार का प्रतिरोध R है, यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए और इसका नया प्रतिरोध अन्य सभी प्राचलनों को समान रखते हुए, यानी आपको क्या है भी ओनली फॉर क्या करना है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको क्या करना है 3 गुना करना है, बाकी सभी को क्या है एज इट इज ही रहने देना, चेंज नहीं करना है, पहले जितना ही रहेगा। तो आपको बताना भी इसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है आपके पास में, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर आपके पास में होता है रो L अपॉन में A होता है भी। चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो भी जिस तार का प्रतिरोधकता रो है, लंबाई L है और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट कितना है, तो अनुप्रस्थ काट आपके पास में A है, तो उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है उसने, उसका प्रतिरोध R दे रखा है। चीज़ें समझ में आ गई। अब लंबाई L ही रहेगी, प्रतिरोधकता है वो भी रो ही रहेगी, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना कर दूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये लो भी रो L अपॉन में 3A कर दूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भी, आपको पता है भी, यानी L अपॉन में A, L अपॉन में A क्या होता है, L अपॉन में A क्या होता है R, L अपॉन में A R होता है, तो यहाँ पे L अपॉन में A को तो मैं R लिख सकता हूँ भी, रो है और L अपॉन में A है तो इसको तो मैं R लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा R, और 3 नीचे है तो इसका मतलब 3, तो यहाँ पे आपके पास में इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा भी। आपका जो प्रतिरोध है वो 1/3 हो जाएगा जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया को 3 गुना करते हो, यानी उसकी तार की मोटाई को आप 3 गुना कर रहे हो, तो आपका जो प्रतिरोध है वो घट करके 1/3 हो जाएगा। पहले का एक प्रकार से क्या हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा भी। चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, R/3 यानी A ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। याद रखना आपका जो प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहली बात, लंबाई को बढ़ाओगे तो आपका लंबाई को 1 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा क्या है भी, आप लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, यानी ये समानुपाती होता है। उसके बाद में प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 1/R के, 1/A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के। प्रतिरोध है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है भी, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो तार की मोटाई है, अगर आप तार की मोटाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर आप तार की मोटाई को घटाओगे तो आपका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा और इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा भी। चीज़ें समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। यानी रो L अपॉन में A का मान तो R था ही आपके पास में, तो उसकी जगह मैंने R रख दिया, अपॉन में 3 है तो 3 लगा दिया भी। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना भी एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होता है। याद रखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ त्वरण की। त्वरण क्या है, तो त्वरण है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। अब देखो यहाँ से आपके पास में त्वरण का जो असाई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण को अपन क्या लिख सकते हैं, v - u अपॉन में t लिखते हैं। चीज़ें समझ में आ गया। यानी त्वरण का फॉर्मूला ये, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t लिया गया समय होता है। अब इसमें देखो एक समान वेग अति, इसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन 0 भी, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वेग एक प्रकार से एक समान वेग से चल रहा है, जितना
यानी 2 मीटर पर सेकंड है तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही चल रहा है, उसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो वेग में परिवर्तन 0 है, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपके पास में त्वरण क्या हो जाएगा फिर? शून्य। क्योंकि त्वरण को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन शून्य, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण भी शून्य हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी याद रखना, आप यहाँ पे नोट लगा के लिखना भी, वर्तीय यानी वर्तीय पथ पर एक समान वेग होने पर त्वरण शून्य नहीं होता भी। त्वरण कभी भी शून्य नहीं होता क्योंकि वेग की दिशा प्रति सेकंड बदलती रहती है। ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भी। वर्तीय पथ के ऊपर एक समान वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वर्तीय पथ पे एक समान वेग है, तो भी आपका त्वरण है वो शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तीय पथ के ऊपर है वो वेग की दिशा प्रति सेकंड चेंज होती रहती है। प्रति सेकंड है वो वेग की दिशा है वो क्या है? बदलती रहती है। इसीलिए वहां पे आपका त्वरण है वो शून्य नहीं होगा। चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये आपके लिए एक प्रकार से ढेरों सारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। आपको पता है भी, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कब कर पाओगे? जब आपके पास में 2 चीज़ें हो तभी आप है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। वो दोनों चीज़ें क्या है? एक तो आपके पास में स्पीड होना चाहिए, दूसरा आपके पास में एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो कब आ सकती है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे। और आपके लिए अभ्यास करने के लिए टारगेट अब एप्लीकेशन है वो ढेरों सारी है वो टेस्ट सीरीज लेके आया है। अब इसमें देखो भी, ग्रुप डी के लिए है वो टेस्ट सीरीज है 2026 यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है। और इसमें आपको 50 प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं भी। सभी का पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन सभी का मिलेगा। प्रत्येक टेस्ट में है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 उसमें साइंस के होंगे, 25 उसमें मैथ के होंगे, 30 उसमें रीजनिंग के होंगे और 20 उसमें क्या होंगे? ये करंट अफेयर के होंगे। यानी नए पैटर्न पे आधारित आपकी ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। उसके बाद में ये साइंस की 101 मॉक टेस्ट है भी, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी का पीडीएफ सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन सभी का मिलेगा। ये आपके लिए मैथ की टेस्ट सीरीज है भी, जिसमें आपको 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। प्रत्येक यहाँ पे टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन इसका भी मिलेगा। ये आपके लिए एएलपी वालों के लिए सीबीटी 1 के लिए है वो 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं भी, ठीक है। और इसका भी आपको क्या है? पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भी, सभी का मिलेगा। अब अगर आप ये चाहते हैं भी हमें साइंस का बेसिक कवर करना है, तो उसके लिए आपके लिए ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स बनाया गया है। इसमें 9th और 10th की जो साइंस एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है। आपको पता है भी, रेलवे के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइन टू लाइन आपके साइंस के एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स बनाया गया है भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो प्ले स्टोर पे जाकर के टारगेट अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके ऊपर वो आपको ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज और ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। अब इसमें आपको बताना है भी, पादपों में भोजन संवहन जटिल ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियां सछिद्र होती है, ये आपको बताना है। देखो भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं भी भोजन का। भोजन का परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन है वो आप जानते हो फ्लोएम करता है भी। कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। अब फ्लोएम है वो क्या है? तो ये जटिल स्थायी ऊतक है भी, जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में फ्लोएम है वो 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला आपके पास में चालनी नलिकाएं। दूसरा आपके पास में है चालनी कोशिकाएं। और तीसरा आपके पास में है सहचर या फिर साथी कोशिकाएं। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये
फ्लोएम रेसे, और आपके पास में आ जाएगा फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये है। अब इसके अंदर देखो भी इसने क्या बोला है भी, जटिल स्थायी ऊतक होना चाहिए, ठीक है, और नलिकाकार होना चाहिए। तो नलिकाकार कौन है फिर? ये आपका चालनी नलिकाएं, नाम से ही पता लग रहा है भी चालनी नलिकाएं है वो नलिकाकार है। उसके बाद में तथा इसकी भित्तियां है वो सहज छिद्र होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से उसमें छिद्र होने चाहिए भी। सहज छिद्र का मतलब होता है भी, यानी उनकी जो नलिकाएं होती है ना, ये नलिकाएं हैं, ये छिद्र होते हैं इसके अंदर इस प्रकार से। तो जहाँ जहाँ पे भी क्या है भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो इस छिद्र के माध्यम से है वहाँ पर पहुँच जाता है भी। चीज़ें समझ में आ गया? भोजन इसके अंदर से जाएगा, ऐसे इसके अंदर से जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये छिद्रित भाग है इसमें। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे भोजन की आवश्यकता है तो वहाँ पे क्या है, भोजन है उसको यहाँ पे पहुँचाया जाएगा, यानी जहाँ पे भी भोजन की आवश्यकता है वहाँ पे भोजन को पहुँचाया जाएगा सहज छिद्र के माध्यम से। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चालनी नलिकाएं, यानी ये आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। चीज़ें समझ में आ गया? चालनी पट्टिकाएं होती है ना, चालनी पट्टिकाएं, ये ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया है। चालनी पट्टिकाएं है वो किसका भाग है? तो चालनी नलिकाओं का ही भाग है भी। ये आपका जो एक प्रकार से छिद्रित भाग होते हैं ना, वहाँ पे चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है भी। चालनी नलिकाओं के अंदर जो छिद्रित भाग होते हैं वहाँ पे चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है, तो इसीलिए चालनी पट्टिकाएं है वो किसका भाग है? तो चालनी नलिकाओं का भाग है। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोएम मृदुतक या फिर अपन फ्लोएम पेरेनकाइमा कहते हैं, ये एक प्रकार से क्या करता है? तो ये आपका भोजन का स्टोर करता है भी, ये भोजन स्टोर करने का कार्य करता है भी, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। और ये रेसे होते हैं ना, रेसे ये क्या कैसे होते हैं? तो ये आपके मर्त होते हैं भी, ये याद रखना भी, ये क्या है, मर्त सेल से बने होते हैं भी। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने भी, कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेद करता है, यानी अलग करता है? समांगी का मतलब होता है समान मात्रा में, समांगी का मतलब होता है हम इसे अलग अलग घटकों के रूप में नहीं देख सकते, अलग अलग घटक के रूप में नहीं देख सकते, हम इसे अलग अलग घटक के रूप में नहीं देख सकते, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे है वो वायु क्या समांगी मिश्रण है, बारूद है, नींबू पानी है, जैसे कि नींबू पानी है, तो ये सारा क्या है? तो ये आपका समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है, इसे अलग अलग पहचाना जा सकता है भी, इसे क्या है, अलग पहचाना जा सकता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है। और उसके बाद में विषमांगी मिश्रण है वो आपका एक प्रकार से ये भी हो जाएगा भी, जैसे जल और तेल का मिश्रण है वो विषमांगी, इसमें तेल और जल आपस में घुलेंगे नहीं भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक समान संगठन, यानी एक समान संगठन है। समांगी जो मिश्रण होता है उसका क्या होता है भी? एक समान संगठन होता है भी। समांगी मिश्रण का क्या होता है? एक समान संगठन होता है, और विषमांगी का एक समान नहीं होता भी। तो ये क्या है, इसका एक प्रकार से विभेद किया जा सकता है, यानी अलग है, इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उच्च घनत्व है ना, घनत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना, घनत्व इसमें घुले हुए पदार्थों पर निर्भर करता है। घुले हुए पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? निर्भर करता है, यानी घनत्व आपका चेंज होता रहेगा भी। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती भी, इसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होते हैं भी, भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है वो यौगिक के अंदर होती है भी, किसमें होती है? यौगिक में होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। स्थिर क्वथनांक, यानी उसका क्वथनांक स्थिर नहीं रहता भी, क्वथनांक ये चीज़ याद रखना। क्वथनांक है वो क्या है? स्थिर नहीं रहता, क्वथनांक स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 के अनुपात में सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करोगे, ये आपको बताना है। देखो भी, जैसे हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है,
अब NaCl है तो इसका मतलब ये हो गया भी यहाँ पे परमाणुीय, एक प्रकार से परमाणुीय अनुपात कितना है इसका, यानी परमाणुओं का अनुपात कितना है। तो सोडियम का परमाणु कितना है भी, एक है, सोडियम का एक ही परमाणु है। और क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है, यानी ये क्या है, परमाणुीय। ये क्या है, परमाणुीय अनुपात। अभी परमाणुीय अनुपात है ये, यानी परमाणुओं का अनुपात है। अब आपको क्या करना है भी, सूत्र इकाई द्रव्यमान का यूज करना है, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करनी है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में द्रव्यमान कितना होगा, तो हम क्या करते हैं भी, सूत्र इकाई द्रव्यमान के अंदर क्या करते हैं भी, परमाणुओं की, यानी यहाँ पे सोडियम का कितना परमाणु है उसका द्रव्यमान प्लस में क्लोरीन का कितना परमाणु है उसका द्रव्यमान का योग करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है भी। सोडियम का द्रव्यमान है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 है, परमाणु है कितने यहाँ पे, एक ही है, तो 23 हो जाएगा। क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान है वो 35.5 होता है, यहाँ पे कितना, एक ही है, तो प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 और 5 और 3 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 58। तो यहाँ पे इसका जो परमाणुीय द्रव्यमान आएगा, एक प्रकार से सूत्र इकाई द्रव्यमान आएगा, वो कितना आएगा, तो वो आपका 58.5 आ जाएगा भी, 58.5 आ जाएगा। यानी फॉर्मूले के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, फॉर्मूले के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी का योग ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से परमाणुीय, यानी एक प्रकार सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है भी। चीज़ें समझ में आ गई। तो सोडियम के परमाणुीय द्रव्यमान, यानी सोडियम का परमाणुीय द्रव्यमान कितना है, और क्लोरीन के परमाणुीय द्रव्यमान को जोड़कर ही अपन क्या निकालते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। चीज़ें समझ में आ गया, इस तरीके से निकाला जाता है इसका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसने क्या बोला है भी, आपका जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट है। अब प्रतिरोध कांस्टेंट है, प्रतिरोध हिलेगा नहीं। अब आपको क्या करना है भी, ऊष्मा उत्पन्न करनी है। आपको क्या करना है, ऊष्मा उत्पन्न करनी है। तो ये जो ऊष्मा है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी भी, ऊष्मा का जो परिमाण है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जूल का तापन नियम का यूज करना पड़ेगा। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम क्या कहता है, जूल का तापन नियम ये बोलता है भी H बराबर आपके पास में क्या होता है, I स्क्वायर RT। अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया भी, R तो आपका कांस्टेंट है भी, R जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी कांस्टेंट है, नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। इसने ये बोल रखा है भी नियत प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध नो एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो आप हीट को बढ़ाओगे, यानी एक प्रकार से क्या है भी, आप ऊष्मा को बढ़ाओगे। ऊष्मा को क्या करना, आपका ऊष्मा का परिमाण है वो बढ़ाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो धारा है ना, धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा भी। जो आपकी ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। धारा बढ़ेगी तो आपकी ऊष्मा बढ़ जाएगी, धारा घटेगी तो आपकी ऊष्मा है वो घट जाएगी। तो यहाँ पे इसने बोला है, तो ऊष्मा का जो परिमाण है वो किसके अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होगा। तो आपको पता है H बराबर क्या हो जाएगा, H यानी H बराबर है वो समानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर के, किसके, I स्क्वायर के। तो यहाँ पे प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग के, तो ये रहा भी प्रतिरोधक है, उसके अंदर से जो जाने वाली धारा है, उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा है, उसके वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। R यहाँ पे कांस्टेंट है, नियत है, तो इसका मतलब आपकी हीट है वो I स्क्वायर यानी धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई तो यहाँ पे आई नहीं रही। आगे चलो, मैं नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी, जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जलीय विलयन में क्षार है वो क्या होते हैं, इसका स्वाद खट्टा होता है, तो इसका स्वाद खट्टा नहीं होता भी। किसका होता है खट्टा स्वाद, तो अम्ल का होता है भी। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं भी, ठीक है। और अम्ल है वो यहाँ पे जलीय विलयन में क्या करते हैं, एज पॉजिटिव आयन देते हैं भी, एज पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल। और यहाँ पे ये जल में OH आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्षार है वो कैसे होते भी, क्षार खट्टे नहीं होते, क्षार है वो कड़वे होते भी। क्षार है वो कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। स्वाद में खट्टे आपका अम्ल होता है भी। ये धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये आपका क्या कौन सा होता है, तो ये आपका अम्ल होता है भी। अम्ल है वो धातुओं के साथ धातुओं के साथ में अपक्रिया करेगा तो वो आपका क्या कर देगा, एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, आपका एक दोस्त है अनिल, आपका एक दोस्त अनिल है, इस अनिल को साथ में रखना है। जब तक आप नौकरी न लगो तब तक आपको ये अनिल साथ में रखना है भी। ऐसे क्या हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक है, ऐसे अम्ल हो जाएगा, नील से नीला हो जाएगा,
तो अम्ल है वो क्या करता है, नीले को लय से लाल, तो नीले को लाल में चेंज करता है, तो वो कौन सा है, अम्ल है। तो ये नीले को लाल करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये आपका अम्ल है। और यहाँ पे क्षार क्या करता है, तो क्षार इसका विपरीत, यानी ये लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, क्षार, ठीक है। और क्षार है ना एक प्रकार से जो जल में घुलनशील होते हैं ना, वही क्या करते हैं, तो जल के अंदर घुलनशील होते हैं ना, वही आपका एक प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं भी। सारे के सारे क्षार हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते भी। और ये बोलता है भी धातुओं के साथ वे अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो सारे क्षार नहीं करते भी। जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं वही क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और जो आपका अम्ल है ना, ये क्या करते हैं, ये धातु के साथ में अपक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा कथन सत्य है, तो जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं कौन, क्षार, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस प्रकार की रक्तवाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती है ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके। यानी दाब कहाँ पे ज़्यादा होता है ये आपको बताना है। तो दाब है वो धमनी में ज़्यादा होता है भी, धमनी में दाब ज़्यादा होता है, ठीक है, धमनी में दाब है वो ज़्यादा होता है। अब दूसरा यहाँ पे ये भी याद रखना, धमनी है वो क्या है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। ये क्या है, शुद्ध रक्त लेकर जाती है, शुद्ध रक्त लेकर जाती है। उसके बाद में धमनी है वो अपन ये बोल सकते हैं भी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक है वो क्या करती है, ये रक्त पहुंचाती है, विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती है। ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे कौन, धमनियाँ, जो क्या है हमारे कहाँ से निकलती है, धमनियाँ हैं वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी ये अपने जो बायां नील्य होता है ना, पहले आलिंद होता है उसके बाद में बायां नील्य से निकलती है, ये बायां नील्य से निकलती है और वो शुद्ध रक्त लेकर जाती है शरीर के विभिन्न अंगों तक। इसमें दाब ज़्यादा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, तो वो हृदय से जुड़ी होती है भी। और दूसरा यहाँ पे याद रखना, धमनियों में क्या है, कपाट नहीं होते भी, धमनियों में कपाट या फिर इसे ये बोल सकते हैं वाल्व नहीं होते भी, वाल्व नहीं होते हैं। ग्रुप डी 2022 के अंदर बहुत पूछा गया भी, इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व क्या काम करता है, तो वाल्व है वो एक प्रकार से वाल्व या फिर कपाट है, ये क्या है, रुधिर को एक ही दिशा में बहने देते हैं भी। तो यहाँ पे शीरा है, शीरा ये क्या करती है, तो ये आपका अशुद्ध रक्त लेकर जाती है भी, ये क्या है, अशुद्ध रक्त लेकर आती है, अशुद्ध रक्त लेकर आती है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर वो एक प्रकार से क्या होता है, प्रेशर कम होता है भी। यहाँ पे प्रेशर कम है, रक्त का प्रेशर कम होगा तो जो रक्त है वो क्या है, वापस भी जाने की यहाँ पे कोशिश करेगा, तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, रक्त को वापस न बहने देने के लिए क्या होते हैं इसमें वाल्व या फिर इसे अपन ये बोल सकते हैं कपाट, वाल्व या फिर कपाट लगे होते हैं। ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे भी। चीज़ें समझ में आ गया। केशिकाएं होते हैं ना, केशिकाएं ये क्या होती है, महीन होती है भी, महीन होती है, एक प्रकार से पतली होती है, और ये मोटी भित्ति नहीं होती, पतली भित्ति होती है भी, इसकी पतली भित्ति होती है ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे केशिकाएं होती है ना, केशिकाएं है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी ऑर्गन के अंदर भी, जैसे ये मान लो भी माइट्रोकॉन्ड्रिया तक रक्त कौन पहुंचाएगा, तो आपका धमनियाँ पहुंचा देगी। लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या होती है, केशिकाएं होती है भी। ये केशिकाएं हैं वो अंग के अंदर है, वो सभी जगह रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करती है, केशिकाएं करती है। और केशिकाओं से ही मिलकर के कौन बनती है, तो केशिकाओं से ही मिलकर के श्रीका बनती है भी। ये याद रखना, ये क्या है, केशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये भी केशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से मोटी भित्ति होती है और लचीलापन होता है, और ये क्या है, उच्च दाब को क्या है, सहन कर लेती है भी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, धमनियों के अंदर होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है। यानी खंडन विधि होनी चाहिए, बहुकोशिकीय जीव और खंडन को दर्शाता है, ये आपको बताना है। संतरा है ना, संतरा इसके अंदर है वो आपका एक प्रकार से क्या होता है, तो इसमें लैंगिक जनन भी होता है भी। इसमें क्या आता है,
लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है, लैंगिक जनन भी होता है इसमें, इस पौधे में संतरे के अंदर। और इसमें क्या होता है आपका एक प्रकार से अलैंगिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक, और वो भी ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा होता है, भी खंडन विधि के द्वारा नहीं होता, ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा है वो। इसमें क्या है अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जिसे अपन क्या बोलते हैं पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा है, इसमें क्या होता है कायिक प्रवर्धन होता है भी। इसमें क्या होता है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन होता है। जो क्या करता है तो ये याद रखना, ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा है, ये पत्ती से यानी इसकी जो पत्ती होती है ना, पत्ती, ये क्या करती है तो ये जनन का कार्य करती है। पत्ती है वो जनन का कार्य, जनन का कार्य करती है, जनन का कार्य करती है, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में चमेली है, चमेली के अंदर भी क्या होता है, चमेली के अंदर भी अलैंगिक जनन होता है। चमेली में भी क्या होता है अलैंगिक जनन होता है, लेकिन वो भी किसमें ग्राफ्टिंग विधि में होता है, ग्राफ्टिंग विधि के अंदर होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे भी। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है आपका, ये बहुकोशिकीय भी, इसमें खंडन होता है, इसमें खंडन विधि के द्वारा जनन होता है। जनन है वो किसके द्वारा होता है, खंडन विधि के द्वारा। और स्पाइरोगायरा के अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, ये क्या है आपका तो ये आपका बहुकोशिकीय भी, बहुकोशिकीय है। ये ग्रुप डी, ये आपका ये 10th क्लास की जो साइंस एनसीईआरटी है ना उसके अंदर दे रखा है भी। तो ये आप याद क्या रखोगे, स्पाइरोगायरा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। उसमें खंडन के द्वारा जनन होता है, ये क्या है बहुकोशिकीय भी, एक प्रकार से बहुकोशिकीय जीव है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखो भी नेक्स्ट है, किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहले तो अपन बात करते हैं निष्कर्षित का मतलब क्या होता है। निष्कर्षित का मतलब होता है निकालना, निष्कर्षित का मतलब क्या होता है निकालना, ठीक है। जब धातु को निकाला जाता है, और उसके बाद में परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध करना। परिष्कृत का मतलब क्या होता है एक प्रकार से शुद्ध करना, ये आपका परिष्कृत हो जाएगा। जब धातु को निकाला जाता है, हम खनन करते हैं पृथ्वी के अंदर से, जब धातु को निकाल के लेके आते हो तो उसके साथ में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है भी, यानी प्योर हमें क्या है एक प्रकार से शुद्ध धातु नहीं मिलती उस समय। अब उसको क्या करते हैं भी, पहले निष्कर्षित किया जाता है धातु को, यानी निकाल के लेके आते हैं, और उसके बाद में उसको क्या करते हैं परिष्कृत करते हैं। और परिष्कृत करने की विधियां अलग अलग है, जैसे आप है वो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा उसको परिष्कृत कर सकते हैं भी। दूसरा है वो आप है वो उसको एक प्रकार से यहाँ पे निस्तापन और भर्जन, निस्तापन व भर्जन विधि के द्वारा भी इसको क्या कर सकते हैं आप एक प्रकार से उसके ऑक्साइड को तैयार कर सकते हैं। और फिर क्या है वो ये आपका कार्बन के साथ अपचयन करवा करके और उसको क्या है शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना था। तो धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करना नहीं भी, धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करना है वो परिष्कृत करना, यानी शुद्ध करना नहीं है, वो फिर आपकी धातु अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध धातु हो जाती है। निष्कर्षित धातु से अशुद्धियां दूर करना, निष्कर्षित का मतलब होता है निकाली गई जो आपकी धातु है उस धातु में क्या है अशुद्धियां हैं, जैसे मिट्टी भी है, कंकड़ पत्थर भी है, उसे अपन क्या बोलते हैं गेंग बोलते हैं। गेंग को अलग करना, एक प्रकार से अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहलाता है आपका परिष्कृत कहलाता है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने हम, अब इसमें आपको बताना भी मेगाफोन, हॉर्न है, स्टेथोस्कोप है, वे उपकरण है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। याद रखना हमेशा मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप किसके ऊपर कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्टेथोस्कोप का तो बहुत ही बार पूछा गया है। स्टेथोस्कोप है वो क्या कार्य करता है, तो ये याद रखना हृदय की धड़कन, हृदय की गति या फिर धड़कन या फिर हृदय की आवाज़, धड़कन सुनने के लिए इसका जो यूज़ है वो डॉक्टर करता है भी, ठीक है। तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए, हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए क्या है डॉक्टर है वो इसका यूज़ करता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो याद रखना बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी जो हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि है वो उसका क्या है स्टेथोस्कोप का जो पाइप है, मेगाफोन है, हॉर्न है, उनके अंदर क्या होता है बार बार परावर्तन होता है भी। और बार बार परावर्तन होने के बाद में है वो कहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो डॉक्टर के कानों तक और हमारे कानों तक है वो पहुँचती है भी। चीज़ें समझ में आ गया।
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये हो गया अभी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बहुल परावर्तन पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप है ना, इसका जो यूज किया जाता है वो ध्वनि को एक ही दिशा में बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अपन इसका यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, तो याद रखना ध्वनि को एक, यानी ध्वनि को फैलने सभी दिशाओं में फैलने से, याद रखना सभी दिशाओं में फैलने से रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं ध्वनि को एक ही दिशा में पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना भी, एक ही दिशा में पहुंचाने के लिए। जब ध्वनि सभी दिशाओं में न जाकर के एक ही दिशा में जाएगी तो ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। याद रखना ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी भी, तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसकी तीव्रता है ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या है, लंबी दूरी है वो कवर करेगी भी। इसीलिए क्या है, इसका मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ध्वनि के आयाम को नियंत्रित करने के लिए नहीं भी, ध्वनि का आयाम है वो किस पे निर्भर करता है, उसकी प्रबलता पे निर्भर करता है। यानी एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी बड़ा हुआ आयाम है। आयाम क्या होता है, तो आयाम होता है भी कण का माध्य स्थिति से विचलन, अधिकतम विचलन ही क्या कहलाता है, आपका आयाम कहलाता है। तो आयाम को कंट्रोल है वो आपका एक प्रकार से मेगाफोन, हॉर्न है वो ये नहीं करते। ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन करने के लिए, ध्वनि का उत्पादन करना यानी ध्वनि उत्पन्न होगी, उसका संचरण करना, उसको फैलाना एक प्रकार से, और उसका प्रवर्धन करना, इसी के लिए क्या है मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए यानी रोकने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता भी। और तारतों बदलने के लिए, तारतों किस पर निर्भर करता है, याद रखना तारतों है ना, ये आवर्ती पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 ये 24 के अंदर पूछा गया है। आवर्ती के समानुपाती होता है किस, कौन, तारतों। और तारतों को ही अपन क्या बोलते हैं, पिंच बोलते हैं, यानी तीखापन बोलते हैं भी। एक प्रकार से महिलाओं की जो आवाज़ होती है उसमें तीखापन ज़्यादा होता है, तारतों ज़्यादा होता है। बच्चों की आवाज़ में तारतों ज़्यादा होता है, उसका तीखापन होता है। मत्सर की जो भिन-भिनाट होती है उसमें भी तारतों ज़्यादा होता है भी। तो आवर्ती समानुपाती होती है तारतों की, और आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कितने कंपन हुए हैं वो आपका क्या होता है, आवर्ती होता है। और प्रत्येक कंपन में लिया गया समय आवर्तकार कहलाता है भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं आयाम है ना, आयाम ये भी याद रखना, ये भी ग्रुप डी 2024 के अंदर पूछा गया है। आयाम यानी एप्लीट्यूड, ये समानुपाती होती है प्रबलता के, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे आपके पास में बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। इससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसने भी शेयर नहीं किया है ना अपने दोस्तों के पास में, तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नहीं है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक और शेयर किया करो भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है ना। अब देखो भी यहाँ पे बात ये है भी, गोलीय दर्पण है, कोई भी है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो क्या हो, एक प्रकार से आपका अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो। मैं अवतल दर्पण लेता हूँ, ये लो, और इसका अंदर दसा हुआ भाग है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा भी। बाहर मैंने रजत पॉलिश कर दी है, ये क्या है, तो ये मुख्य एक्स है भी, और ये क्या है, तो ये आपका ध्रुव है भी, पोल ध्रुव है। अब देखो इसने क्या बोला है भी, कौन सी किरण का उपयोग है वो गोलीय दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है उसका निर्धारण यानी स्थान निर्धारण करने के लिए नहीं किया जाता। आप देखो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे एक प्रकार से अपन फोकस बोल सकते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक किरण जो उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं भी, वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाएगी ना तो वो टकराने के बाद में क्या है, वापस आ जाएगी। टकराने के बाद में क्या है, वापस आ जाएगी। इस तरीके से ये टकराने के बाद में है वो क्या है, वापस आ जाएगी। और जब मैं क्या करता हूँ भी, कोई भी किरण है जब इसके पैरेलल गुजारता हूँ, जब कोई किरण है वो मैं मुख्य एक्स के पैरेलल लेके जाता हूँ तो वो क्या होगी, तो पैरेलल जाएगी, तो वो क्या है
फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी तो वो इस प्रकार से है, वो यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बना है, जहाँ पे दो किरणें आपस में काटती है, जहाँ पे दो किरणें परावर्तन होने के बाद में आपस में काटती है, वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया। यानी यहाँ से आपका क्या है, प्रतिबिंब का निर्धारण हो गया। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है वो क्या है, याद रखना, वापस परावर्तन होने के बाद में वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो ये किरण है वो आपको क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें, दो या दो से अधिक, यानी दो तो होनी चाहिए, दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के बाद में जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे काटती है एक दूसरे को, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो इससे तो यहाँ पे पता लग रहा है भी ये इधर जाएगी, अगर मैं ये पैरेलल डाल दूँ इसको, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे तो पता लग रहा है भी एक प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो तो ये बात तो सही है, ये तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्धारण करती है। मुख्य एक्स के समांतर एक किरण जो फोकस से होकर परावर्तित होती है, मुख्य एक्स के समांतर एक किरण है जो फोकस से होकर क्या है, परावर्तित होती है। तो यहाँ से आप निकालो भी, मुख्य एक्स के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य एक्स के ये भी समांतर है भी एक प्रकार से, मुख्य एक्स के दूसरा मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम बन जाएगा भी। अब मुख्य एक्स के समांतर ये भी एक प्रकार से समांतर है, ये भी समांतर है, और ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे परावर्तन होगा तो ये मिल जाएगी भी। यानी ये आपका एक प्रकार से यहाँ पे परावर्तन होगा, यानी जब मुख्य एक्स के समांतर आएगी तो वो क्या है, फोकस के ऊपर है, वो एक प्रकार से एक दूसरे को काटेगी। तो इससे हमें क्या है, इससे भी यहाँ पे जहाँ पे दो किरणें आपस में मिलती है तो वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा परावर्तन के बाद में। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है फोकस के ऊपर, तो ये बात सही है। ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी आपका फोकस का निर्धारण कर रहा है, प्रतिबिंब बनने का निर्धारण कर रहा है, अभी बता रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद में फोकस से होकर गुजरने वाली एक किरण जो मुख्य एक्स के समांतर परावर्तित होती है, मुख्य एक्स के समांतर और परावर्तित होती है, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण। अब देखो भी यहाँ से अपन बात करते हैं, ये आपका एक प्रकार से क्या है, मुख्य एक्स है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, फोकस से होकर गुजरने वाली एक किरण जो मुख्य एक्स के समांतर परावर्तित होती है। ये फोकस से होकर गुजरने वाली किरण है, ये क्या है, फोकस से होकर गुजरेगी तो ये क्या है, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। और जैसे ही इधर से अगर मैं गुजारूंगा इसको, इधर से अगर मैं गुजारूंगा इसको, तो ये क्या है, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो एक प्रकार से क्या है भी, इसका जो अपन यहाँ पे पता कर सकते हैं वो आपका अनंत पे बनेगा भी। आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, अनंत के ऊपर बनेगा भी। जब फोकस के ऊपर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे देखना, मुख्य एक्स के लंबवत किरण जो फोकस से होकर परावर्तित होती है भी, मुख्य एक्स के लंबवत, ये आपका क्या है, कोई यहाँ पे दर्पण ले लो और ये क्या है, मुख्य एक्स है। अब इस मुख्य एक्स के लंबवत कैसे हो सकता है, मेरे को ये बताओ। मुख्य एक्स के लंबवत तो ये ऐसे होगा भी, कोई किरण है वो मुख्य एक्स के लंबवत ऐसे होगी। अब मुख्य एक्स के लंबवत ऐसी होगी तो वो मेरे को ये बताओ भी, कहीं पे भी प्रतिबिंब का निर्माण करेगी क्या भी, प्रतिबिंब का स्थान या फिर निर्धारण, कोई भी स्थान है कहाँ पे बन रहा है उसका निर्धारण कर रही है क्या, ये नहीं कर रही भी। ये लंबवत है तो जाना कहाँ पे जाइए, प्रतिबिंब बनना कहाँ, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा कब, जब क्या है, इससे यहाँ पे दर्पण से टकराएगी, इस दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा, उसके बाद में प्रतिबिंब बनेगा। और ये इसके लंबवत है भी, ये मुख्य एक्स है, इसके लंबवत तो ऐसे ही होगी भी। इसके लंब ऐसे, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाती है तो ये तो समांतर है, और ऐसे होगी तो वो क्या है, लंबवत है। तो इसका मतलब ये कभी निर्धारण करेगी नहीं, ये कभी भी आपका निर्धारण करेगी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लंबवत होगी वो कभी निर्धारण ही नहीं करेगी। चीज़ें समझ में आ गया, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में दूरियां u, v, f के संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। देखो भी, आप है वो दर्पण के अंदर जो दर्पण सूत्र का यूज करते हो, उसके अंदर जो दूरियां लेते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है भी, उसके लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करना पड़ता है भी, ठीक है। जिसमें u का मान कहाँ पे अपन माइनस लेंगे, v का मान कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, f का मान कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है। तो वो आपका एक प्रकार से कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ना, वो बताती है, और वो आपका दर्पण और लेंस दोनों के अंदर सेम रहती है। कोई भी ले लो, जैसे अपन ये दर्पण ले रहा हूँ मैं, इसका बाहर मैंने क्या कर दिया, रजत पॉलिश कर दी, ठीक है। तो इसका अंदर दसा हुआ भाग कार्य करेगा किसका, रिफ्लेक्शन का। ये क्या है, मुख्य एक्स है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ध्रुव होता है, ये क्या है, ध्रुव होता है। और सारी की सारी दूरियाँ दर्पण के अंदर, सारी की सारी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती है। लेंस के अंदर सारी की सारी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ये क्या है, तो ये आपका फोकस है भी, और ये क्या है, तो ये आपका वक्रता केंद्र सी है। अब देखो, जब क्या है, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, वस्तु को अपन दर्पण के सामने रखते हैं,
वस्तु को अपन लेंस के भी सामने ही रखते हैं, तो सारी की सारी दूरियां, यानी दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, इसके सामने सारी की सारी जो दूरियां अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, तो वो अपन माइनस में करते हैं भी, माइनस के अंदर लिया जाता है। अगर आपका प्रतिबिंब लेंस या दर्पण के सामने बनता है तो भी उसको क्या है, माइनस में कैलकुलेट करेंगे। और अपन कोई भी वस्तु अगर सामने रखी है, इसके इस लेंस या दर्पण के सामने रखी है, तो वो अपन माइनस में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में इसके पीछे की जो जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो लेंस हो दर्पण हो, उसके पीछे की जितनी भी दूरियां हैं वो अपन पॉजिटिव के अंदर है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में देखना, जब मुख्य एक्स है इसके ऊपर अगर अपन हाइट को मेजर करते हैं, हाइट को जब मेजर किया जाता है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव में हाइट है वो मुख्य एक्स के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो दर्पण या लेंस के पीछे हो, चाहे वो दर्पण या लेंस के आगे हो, उनमें हाइट है वो अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं भी। लेकिन जब मुख्य एक्स के नीचे हाइट की बात आती है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, मुख्य एक्स के नीचे हाइट की बात आती है तो वहाँ पे अपन नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो लेंस के सामने हो चाहे वो पीछे हो, दर्पण के सामने हो या पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन मुख्य एक्स के नीचे जो हाइट आएगी उसको अपन नेगेटिव में ही लेंगे, ये चीज़ है वो आप याद रखना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सभी कार्तीय यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, तभी आपको पता लगता है भी वी का मान माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, यू का मान माइनस या प्लस। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं, पक्षियों और स्तनधारियों में कोष्ठीय हृदय होता है। याद रखना, यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य, और यहाँ पे आपका आ जाता है पक्षी। मनुष्य और पक्षी के अंदर है वो जो हृदय के चैम्बर होते हैं, हृदय के जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। हृदय के चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 आलिंद, इसमें क्या होता है, याद रखना 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। इसीलिए इनमें जो रुधिर परिसंचरण होता है वो क्या होता है, दोहरा होता है भी, दोहरा परिसंचरण होता है भी, दोहरा एक प्रकार से परिसंचरण होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे उभयचर और आपका सरीसृप। उभयचर और सरीसृप है, इसमें जो हृदय के कोष्ठक होते हैं, हृदय के जो कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं भी। क्या होते हैं, 3 होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद, और एक क्या होता है, तो एक नील्य होता है भी, एक क्या होता है, नील्य होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, अपूर्ण दोहरा। इसमें जो रुधिर परिसंचरण होता है वो क्या होता है, अपूर्ण दोहरा होता है भी। यानी आने के रास्ते तो 2 हैं लेकिन जाने के रास्ता एक ही है भी। यहाँ पे आने के भी 2 रास्ते हैं और जाने के भी क्या है, 2 रास्ते हैं। यानी रक्त है वो हृदय में 2 बार आता है, 2 बार ही जाता है भी। हृदय में 2 बार आएगा, 2 बार ही जाएगा। पहला जब क्या है, फेफड़ों से रक्त हृदय में आया, दूसरा है वो पूरे शरीर के अंदर घूमने के बाद में फिर हृदय में आता है भी, और उसके बाद में क्या है, हृदय से वापस दोबारा हृदय में आकर के क्या है, वापस फेफड़ों के अंदर जाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है आपका, यहाँ पे दोहरा परिसंचरण होता है। और यहाँ पे अपूर्ण दोहरा, यानी इसमें आने के रास्ते तो 2 हैं लेकिन जाने के रास्ता एक ही है, एक ही बार जाता है भी। चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं मछलियाँ, पीसीज वर्ग। मछलियों का जो हृदय होता है वो कितना होता है, तो मछलियों के हृदय के जो कोष्ठक, हृदय नहीं, हृदय के भाग, कोष्ठक बोल सकते हैं जिसको, हृदय के कोष्ठक। ये हृदय 4 नहीं होते, इसमें हृदय के कोष्ठक अभी ये क्या है, कोष्ठीय बोल सकते हैं। कितनी कक्षाएं होती है इसमें, ये चैम्बर, कक्षाएं, चैम्बर ये है भी, ठीक है ना, ये कक्षाएं, इसमें कितनी कक्षाएं होती है भी, तो इसमें आपका एक प्रकार से 2 ही कक्षाएं होती है। एक आपका नील्य होता है, एक आपका क्या होता है, आलिंद, एक आलिंद होता है और एक आपका क्या होता है, नील्य होता है। तो यहाँ पे इकहरा परिसंचरण होता है भी, इसमें इकहरा परिसंचरण होता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, मछली है जिसके भी 4 हृदय नहीं है, हृदय की 4 कक्षा नहीं है ना, जिसमें भी हृदय की 4 कक्षाएं नहीं है, उसका जो शरीर का टेम्परेचर है ना वो बाहरी वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। अगर बाहर गर्मी है तो उसका शरीर का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, अगर बाहर ठंड है तो उसका शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। यानी उभयचर और सरीसृप
उसमें आपका सांप है, ये गोयरे हैं, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। मछलियां हैं वो भी सारी की सारी इसी में आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, तो ये अगर अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त से अगर मिल भी जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो भी ये सहन कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, सहन कर लेंगे। लेकिन ये भाई साहब सहन नहीं करेगा। इसका जो शरीर का टेम्परेचर है ना, ये बाहरी कारकों पे निर्भर नहीं करता। इसका जो शरीर का टेम्परेचर वो रक्त आप खुद मेंटेन करता है भी। अगर बाहर गर्मी है ना तो भी क्या है, हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म नहीं होगा। बाहर ठंड है तो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है भी, उसका मतलब ये है भी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो हमारा रक्त करता है। वो यहाँ पे 4 कोष्ठीय यानी 4 कक्षाओं से होकर गुजरता है भी। और ये अगर इसमें भी थोड़ा बहुत भी अगर रक्त अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे ये सहन नहीं करेगा, यहाँ पे पट्ट देसी मृत्यु हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो इसमें आपके पास में क्या है, ये पक्षी है, जंतु है, इन सभी में क्या होते हैं, 4 कक्षाएं होती है भी, 4 कोष्ठीय होती हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलूँ मैं, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप डी 2022 के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप डी 2022 के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के पूछे गए हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का असाई मात्रक। बहुत बार मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया। अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लासें देखते आ रहे हो तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला है भी जब आप कंटिन्यू क्लासें देख लो सारी की सारी, यानी आपको साइंस का कोर्स करने की जरूरत नहीं है यार। एनसीईआरटी पढ़ लो, कंटिन्यू ये क्लासें देखते रहो। जैसे आपने 101 क्लासें देख ली, उसके बाद में फिर से लग गए, दोबारा से शुरू कर दिया, फिर 101 क्लासें हो गई, फिर दोबारा से। मैं ये गारंटी के साथ आपको कहता हूँ भी 20 नहीं 22 प्लस क्वेश्चन है ना, आप 100 में से 100 करके आओगे, एकदम एक्यूरेट 22 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, ये गारंटी है अपनी। सारे के सारे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं पे आता है। एक्स्ट्रा में मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, वो भी आपका वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। क्यों, ग्रुप डी 2018 का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी पेपर, लगभग 70 प्लस क्लासें मैंने लगाई है ग्रुप डी 2018 के पेपर की। देख लेना आप, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आपका ग्रुप डी 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो सारे के सारे पेपर मैंने करवाए हैं आपको। 99 पारियों में हुए हैं, क्लासें लगी हुई है। उसके बाद में ALP 2024 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, पेपर 15 पारियों में हुआ था, सारा का सारा करवाया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का पेपर मैंने आपको करवाया, 23 पारियों में हुआ है। और आपका ग्रुप डी 2024 वाला करवा रहा हूँ अभी, 99 नंबर आपकी क्लास चल रही है, 2 क्लासें और है, उसके बाद में टेक्नीशियन का शुरू हो जाएगा अभी। चीज़ें समझ में आई है। तो इतना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ भी, ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं है मैं तुक्का मार रहा हूँ, नहीं, पूछा गया है, वो आप देख लेना कहीं से भी। एनसीईआरटी को जितना मैंने पढ़ा है ना, उतना शायद ही किसी ने पढ़ा है, और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, उस तरीके से शायद ही किसी ने पढ़ाया है। मैंने एनसीईआरटी का जो कोर्स लॉन्च कर रखा है ना, उसके अंदर मैंने ये टिक लगवाया है भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इस लेवल से और इस लैंग्वेज से पूछा गया है, वो देख लेना आप एनसीईआरटी के अंदर। और मैं अगर आपको बताऊँ ना, एनसीईआरटी अगर मैं बुक आपको दिखाऊँ ना मेरी, तो आपको अक्षर पहचानने में नहीं आएंगे उतना। वहाँ पे क्या है, इस प्रकार से ये ग्रुप डी में आया हुआ है, ये ग्रुप डी 2018 में है, ये ALP में आया हुआ है, ये आपका टेक्नीशियन में आया हुआ है, इस तरीके से निशान लगा रखे हैं मैंने। चीज़ें समझ में आई। आगे देखो, अब यहाँ पे जी का मान पूछा है भी, मैंने हमेशा आपको बताया भी जी का मान है भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी का मान किसने यहाँ पे बताया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और ये आपका ग्रुप डी 2024 के अंदर भी पूछा गया है, मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, जी का मान सार्वत्रिक नियतांक का मतलब हो गया भी, एक प्रकार से कभी भी चेंज नहीं होता इसका मान। आप ध्रुव पे लेके चले जाओ, पृथ्वी पे लेके आ जाओ, अन्य ग्रहों पे लेके चले जाओ, जी का मान उतना ही रहेगा भी। तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। अब बात ये आती है भी, मान तो ये आ गया आपके पास में, लेकिन मात्रक क्या है, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है भी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था, ग्रुप डी 2018 2024। और ये मान आपको पूछा गया है, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें देखो भी, प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखना, प्रोटॉन की खोज है वो पो गो, यानी पो खाई यानी गो खाई, गो गोयरा, गो खाई पो होगी। तो यहाँ पे आपके पास में गोल्डस्टीन यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन है वो क्या होता है, तो प्रोटॉन है वो याद रखना आपका
प्रोटॉन का अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ ना, तो द्रव्यमान है वो मेरे पास में 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है भी, ये इसका द्रव्यमान होता है भी। इस पे आवेश चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये इसका आवेश होता है, पॉजिटिव में होता है ये मान। उसके बाद में ये तो है आवेश, ये है इसका द्रव्यमान। खोज की गोल्डस्टीन ने, पो गो यानी एक प्रकार से गो खागी पो होगी, इस प्रकार से याद रख रखा है भी, कैसे भी याद हो चलेगा काम। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे प्रोटॉन का खेल क्या है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक प्रकार से परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में मिलेगा, ठीक है। और प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, धनावेशित प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, याद रखोगे, प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर होगी किसके, तो ये आपका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, यानी परमाणु क्रमांक को Z से शो किया जाता है भी। और दूसरा आप ये भी याद रखोगे, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या अगर दोनों को जोड़ दूं मैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या आ जाएगा भी। द्रव्यमान संख्या को A के द्वारा शो किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे भी। तो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होता है उसमें उसका परमाणु संख्या के बराबर ही होता है भी। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे प्रोटॉन का जो एक प्रकार से द्रव्यमान माना गया है ना, वो 1 इकाई माना गया है। 9th क्लास के साइंस एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कितना माना गया है, तो 1 इकाई है। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान माना गया वो 1 इकाई माना गया, और जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका जो द्रव्यमान माना गया ना वो नगण्य माना गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो नगण्य माना गया। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है भी, ये होता है। तो इसीलिए इसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य मानते हैं, और इसका 1 इकाई माना गया है भी। अब देखो भी एक प्रोटॉन आवेश में उदासीन होता है, प्रोटॉन आवेश में उदासीन नहीं होता। प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। एक प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और इसका द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 होता है भी, 1/2000 होता है। नहीं यार, ये तो नहीं काम चलेगा। उसके बाद में एक प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, बिल्कुल सही है, और इसका जो द्रव्यमान 1 इकाई के रूप में मापा जाता है। मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना गया है, और न्यूट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना गया है। उसके बाद में एक प्रोटॉन ऋणात्मक नहीं होता भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु है वो ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पराबैंगनी द्वारा विभक्त होता है। देखो भी आपको पता है भी ओजोन होता है, ओजोन है ये किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। ओजोन क्या होता है, O3 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बनता है। अब ऑक्सीजन होता है वो द्विपरमाणिक होता है भी। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे पर्यावरण में द्विपरमाणिक होता है, यानी 2 परमाणुओं के रूप में होता है। अब O2 और O2 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, O4 बन जाएगा, यानी ओजोन तो नहीं बना, कोई और ही नया ही पंगा आएगा। तो इसका मतलब है ये तो नहीं होगा। अब देखो भी ये क्या है, हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन क्या है, सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो यहाँ पे रे है, ठीक है, रे है यानी किरणें हैं, वो क्या होगी, वो आपका ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर पड़ेगी भी। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करेगी, ऑक्सीजन परमाणु पे पड़ेगी, तो ऑक्सीजन परमाणु को क्या कर देगी, ये 2 भागों में तोड़ देगी भी। इसको क्या कर देगी, 2 भागों में तोड़ देती है। इसे क्या कहते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहते हैं भी, ठीक है। और फिर क्या होती है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ से ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन है, और ये आपके पास में अल्ट्रावायलेट विकिरण से टूटा हुआ ऑक्सीजन है वो मिलेगा, और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, तो ये O3 यानी ओजोन का निर्माण हो जाएगा भी।
किसका? ओजोन। ओजोन का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका ग्रुप डी 2022, ग्रुप डी 2024, ग्रुप डी 2018 बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। तो ये जो उच्च ऊर्जा की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो क्या करती है? ऑक्सीजन को विभक्त करती है, ऑक्सीजन को तोड़ती है, जिससे क्या है? ओजोन का निर्माण होता है। चीज़ें समझ में आ गई? तो O3 बन जाएगा, ओजोन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो कैसी लगी है क्लास भी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा विश्वास करना अपने भाई के ऊपर, विश्वास करोगे तो आप, मैं यहाँ पे पोस्ट डाल रहा हूँ उसके अंदर देख लेना भी आप। जो दोस्त विश्वास करते हैं वो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन है वो फोड़ के आ रहे हैं अभी, ठीक है? तो विश्वास कीजिएगा, लगभग है वो। ये अगर क्लासें आप 5-6 बार देख लोगे ना, 101 क्लासें हैं, 5-6 बार देख लोगे तो ग्रुप डी 2025 के अंदर है वो आपको 20+ क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको। एक भी अलग नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा रहा है सारा का सारा क्वेश्चन। चीज़ें समझ में आ गई? क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात PDF की, तो क्लासों की PDF है ना वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी। और एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।